हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेलवे पायलट। आपको अगर मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, या इन जनरल भी जिनको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर करें। तो ये रहा हम हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था ब्रिटिश का एक्सपांशन कैसे-कैसे हुआ इंडिया में। फ्रीडम स्ट्रगल का कुछ इनिशियल मूवमेंट हम लोग को कुछ-कुछ देखने मिला था। फिर कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी हम लोग को देखने मिले थे। तो आज हम प्रॉपर 1857 में जैसे फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ उसके बारे में जानेंगे कि म्यूटिनिटी जिसको कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 वो स्टार्ट हुआ था। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है बैरकपुर से। द रिवोल्ट ऑफ 1857 उस समय हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। एग्जैक्टली रिवोल्ट का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्मी में जो एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन किया था, वो ऐसा बात का प्रचलन हुआ था कि जो एनफील्ड राइफल बना है वो काऊ एंड पिग के आपका फैट से बना है। सो काऊ वाज होली फॉर हिंदूज एंड पिग वाज अबंडेंट फॉर मुस्लिम्स। तो इसीलिए इस चीज़ को लेके आर्मी में बहुत बहुत एक तनाव की सृष्टि हुई थी, और इसी को एनकाउंटर करने करने के लिए मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार गिराया था उस समय, और इसीलिए मंगल पांडे को मार्च 29 1857 में उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द रिवोल्ट वाज़ मंगल पांडे। जो हमारा पहला फ्रीडम फाइटर थे वो थे मंगल पांडे। राइफल का इंट्रोडक्शन मेजर रीज़न था रिवोल्ट का, लेकिन इसके दूसरे रीज़न्स भी थे, जैसे कि नाना साहब जो थे उनको पेंशन रिफ्यूज़ कर दिया गया था। अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौसी लाए थे। इसका मतलब अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि किसी राजा का अगर कोई खून का वारिस नहीं होता, मतलब उनका अगर कोई अ, बेटा नहीं है, तो अल्टीमेटली वो राज्य अंग्रेज लोग के अंडर पे चला जाएगा। दिस वाज़ द पॉलिसी व्हिच वाज़ ब्रॉट बाय डलहौसी। एबोलिशन ऑफ सती। ऐसे तो देखने अगर आप जाओ तो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली हमारा माइंडसेट था कि ब्रिटिशर्स हमारे जो नियम कानून है, कायदे कानून है उसमें चेंज ला रहे हैं। तो 1829 में जो एबोलिशन ऑफ सती हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, उसको लेके भी भारतीय समाज में बहुत ही आक्रोश था। विडो रीमैरेज एक्ट 1857 में कैनिंग के अंडर में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में इसको पास कराया गया था। तो उसके लिए भी भारतीय जनता में आक्रोश था। तो चारों तरफ एक रिवोल्ट छिड़ जाता है। कहाँ-कहाँ, कौन-कौन लीडर थे हम ये जानेंगे इस रिवॉल्ट के। तो इस रिवॉल्ट को दिल्ली में लीड किया बहादुर शाह ज़फ़र, और उनके जो सोल्जर इन कमांड थे भक्त खान। बहादुर शाह ज़फ़र को उस समय दिल्ली में जो है तो ये थे, मुगल शासक थे तो उनको शहंशाह-ए-हिंद का भी खिताब दिया गया था। कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपी और एमडी रहमतुल्लाह ने लीड किया था। लखनऊ में हज़रत महल ने लीड किया था। झांसी में लीड किया था लाइक प्रोमिनेंट फिगर इन द बैटल ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उन्हीं उन्हीं का बचपन का नाम ये भी था मणिकर्णिका। इसी पे एक मूवी आई थी, आपने अभी रिसेंट में देखा होगा। तो इलाहाबाद से लीड किया लियाकत अली ने, जगदीशपुर से लीड किया था कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। कुछ दिन पहले ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था, शायद रेलवे एनटीपीसी या एएलपी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जगदीशपुर से किसने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। मेरठ से लीड किया था कदम सिंह ने, बरेली से लीड किया था खान बहादुर खान ने। तो ये आपको याद रखना है कि कौन-कौन लीडर थे और किस-किस एरिया से किसने लीड किया था। इम्पैक्ट क्या रहा इसका? ये जो रिवॉल्ट हुआ इसका इम्पैक्ट ये रहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिससे अवध को कब्जा किया गया था, उसको अ, आपका उसको विथड्रॉ कर लिया गया। ये भी पूछ लेता है कभी-कभी व्हिच वाज़ द फर्स्ट स्टेट और फर्स्ट एम्पायर टू बी कैप्चर्ड विथ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसका सतारा, तो सतारा ये रहेगा इसका आंसर। एंड ऑफ द रूल ऑफ कंपनी। ये जो कंपनियाँ अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी सारा भारत में, उसको एंड कर दिया गया, और सारे पावर को ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्टली ला दिया गया। तो ब्रिटिश क्राउन में उस समय ब्रिटिश क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, जिसके मेमोरी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भी बना हुआ है। और 1858 का बेटर गवर्नमेंट एक्ट लाया गया। वहाँ से ब्रिटिशर्स ने सोचा कि कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है कि इंडियंस इतने उग्र या इतने एग्रेसिव हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने वापस से रीस्ट्रक्चर किया कि कैसे इंडिया को शासन किया जाए, कैसे इंडिया पे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए उन्होंने बेटर गवर्नमेंट एक्ट लाया 1858 में। उस समय गवर्नर जो थे, उसको वाइसरॉय में चेंज कर दिया गया। गवर्नर जनरल लास्ट अभी तक जो पोस्ट था इंडिया का, वो उसको अब उस पोस्ट का नामकरण करके उसको अब एब्सोल्यूट कमांड दे दिया गया, उसको वाइसरॉय के में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 1857 में जैसे लॉर्ड कैनिंग थे उस समय लास्ट गवर्नर जनरल, और वो पहले वाइसरॉय भी बने। अच्छा, लेकिन ये फिर भी अगर आप मानेंगे, तो ये कंप्लीट सक्सेस नहीं रह पाया था 1857, क्योंकि अल्टीमेटली इसका एम था फ्रीडम पाना, जो कि नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? इसका ये रीज़न था क्योंकि ये बहुत ही लोकलाइज़ हुआ था।
इसका कोई मास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि पुअरली ऑर्गनाइज्ड इतना इतना अच्छे से ऑर्गनाइज़ इसको नहीं किया गया था। जेहेतु ये अ, अलग-अलग शहरों में अलग-अलग लीडर्स लड़ रहे थे, तो उनमें एक यूनिटी का भी अभाव था। अलग अब पर्टिकुलर कुछ लोग तो लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो रूलिंग प्रिंसेस थे, उस एरिया के, उनका कंप्लीट सपोर्ट इस विद्रोह में नहीं मिला था। एक कॉमन आइडियोलॉजी जो होनी चाहिए एक विद्रोह के लिए, स्वराज या फिर आपका ये कह सकते हैं कि फ्रीडम, वो एम भी मिसिंग लग रहा था। ये आइडियोलॉजी भी मिसिंग लग रही थी और लीडरशिप भी एक एक लीडर के अंदर ये हुआ नहीं, रिवॉल्ट अलग-अलग लोकल लीडर्स थे, इसलिए इसका ये भी एक मेजर रीज़न था फेलियर का। अब हम आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में बनता है। अब कांग्रेस एरा शुरू हो जाता है। उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लॉर्ड डफरिन। 1885 में बॉम्बे में हुआ था, 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। एओ ह्यूम ने बनाया था, एओ ह्यूम पहले जनरल सेक्रेटरी थे और उसमें पहला प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू डिस्कस द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो ये पूछ लिया जाता है कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट? तो आप याद रखिएगा ये। अब कुछ-कुछ इंपोर्टेंट आईएनसी सेशन देख लेते हैं और क्यों इंपोर्टेंट है वो भी जान लेते हैं। 1850 1885 के बाद सेकंड आईएनसी सेशन हुआ था 1886 में जिसको दादा भाई नौरोजी ने प्रेसिडेंटशिप किया था। ये क्यों फेमस है? क्योंकि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था, रफ्त गुफ्तार। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल्स। एज़ वो प्रोमिनेंट लीडर थे इसलिए ये सेशन भी पूछ लिया जाता है 1886 का सेशन। इसके बाद होता है मर्डर्स का सेशन 1887 में। तो ताइब जी, तो बदरुद्दीन ताइब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। इसीलिए ये सेशन भी आपको याद रखना है। फिर आता है इलाहाबाद सेशन। जॉर्ज ले ये पहले इंग्लिश पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। फिर बनारस का सेशन होता है 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले इसको लीडरशिप करते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं और उस समय 19 मैं बाद में डिटेल में जाऊँगा कि क्यों, क्या, किस दौरान, किस सेशन में क्या हुआ था, इसके इसमें हम लोग बाद में जाएँगे। फिलहाल आप रफली याद कीजिए कि स्वदेशी का कॉल लिया गया था, कि स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करना है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है, ये 1905 के सेशन में हुआ था। क्यों हुआ था फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जा रहा था। उसको प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था और ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए कहा गया था। उसके बाद हम लोग करते हैं कलकत्ता सेशंस 1906 में फिर वापस से दादा भाई नौरोजी इसको लीडरशिप करते हैं और स्वराज का कॉल लिया जाता है यहाँ पे कि स्वराज, हम लोग को अब चाहिए फ्रीडम, तो स्वराज का कॉल इस सेशन में लिया जाता है। फिर 1907 में सूरत का सेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट आप कह सकते हैं इसको, याद रखना ही है। इसीलिए क्योंकि ये हुआ था सूरत स्प्लिट हुआ था। आईएनसी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते 2 भागों में बँट गई थी ये। एक है मॉडरेट, एक है एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट में कौन-कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानडे, मदन मोहन मालवीय। इनका क्या एजेंडा था? इनका था कि आप पहले पिटीशन करो, आप फिर प्रे करो, फिर आप पहले पिटीशन, फिर प्रे, आप रिक्वेस्ट करो, फिर प्रोटेस्ट करो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का था कि हम डायरेक्ट प्रोटेस्ट करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट में कौन-कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इनका था कि हम लड़ के जो लेना है हमको लड़ के लेंगे। लेकिन मॉडरेट जो थे उनका था कि हम प्रेयर करके, हम पिटीशन करके, फिर हम लास्ट में प्रोटेस्ट में आएँगे। अगर किसी में भी काम नहीं बना, फिर अंतिम में हम संघर्ष करेंगे। उसके बाद होता है कलकत्ता सेशन 1911 का, बी.एन. धर प्रेसिडेंट थे इसके। इसमें क्या होता है, जन गण मन को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया जाता है और इसको नेशनल सॉन्ग के हिसाब से पहली बार गाया जाता है और एडॉप्ट किया जाता है। और एक चीज़ भी हुआ था इसके बाद 1911 में इंडिया की कैपिटल जो है कोलकाता टू दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। कोलकाता टू दिल्ली। इस बार होता है, उसके बाद होता है 1916 में, 1915 में महात्मा गांधी आ जाते हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका टू इंडिया। आप ये यहाँ कह सकते हैं कि गांधी ने रखा, 1915 में स्टार्ट होता है। तो 1916 में एक एसी मजूमदार हेड करते हैं लखनऊ सेशन में। वहाँ पे हिंदू-मुस्लिम यूनिटी देखने मिलती है और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी दोनों दोनों जो आईएनसी का डिवीज़न हो गया था, वो भी अब एकजुट हो जाता है। उसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यूनिटी, ये लोग यूनिटी दिखाते हैं क्योंकि इनको समझ आ गया था तब तक कि भाई यूनिटी छोड़ के हम लोग को फ्रीडम मिलने नहीं वाला है। अगर फ्रीडम चाहिए तो साथ में लड़ना होगा। 1970 में कलकत्ता का सेशन होता है, उसमें एनी बेसेंट को बनाया जाता है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वो बनती हैं। 1924 में बेलगांव का सेशन होता है। ये एकमात्र ओनली सेशन रहेगा जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंसी करते हैं। फिर 1925 में कानपुर का सेशन होता है, सरोजिनी नायडू करती हैं। सरोजिनी नायडू शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन। अनी बेसेंट तो पहले फीमेल प्रेसिडेंट थी, लेकिन इंडियन अगर कोई था तो वो इसलिए सरोजिनी नायडू। ये इनको बाद में जाके फर्स्ट गवर्नर ऑफ फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी। इनको पहले
फीमेल गवर्नर ऑफ यूपी बनाया जाता है। और अगर आपको पूछ ले कि पहले फीमेल सीएम ऑफ यूपी कौन थे? तो सुचित्रा कृपलानी, याद रखिएगा नाम सुचित्रा कृपलानी। ओके? तो 1929 में लाहौर सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसको प्रेसिड करते हैं और इसमें मांग रखते हैं हम पूर्ण स्वराज, कि हम लोग को अब कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम। इसके पहले तक हम लोग का गोल होता है कि डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाएगा तो चलेगा, मतलब आप सेंटर में ब्रिटिश हुकूमत के अंडर रहेंगे, लेकिन हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, मतलब हम खुद से राज करना चाहते हैं स्टेट वाइज़। लोकलाइज़ेशन चाहिए हम लोग को खुद के राज करने का, लेकिन आप मोनार्की आप मेंटेन करो। लेकिन यहाँ पे क्या था, अब 1929 के लाहौर सेशन के बाद हम लोग बोलते हैं कि हम अब डोमिनियन स्टेटस से हम लोग मानने नहीं वाले हैं, हम लोग को चाहिए पूर्ण स्वराज। अच्छा, उसी सेशन में 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे को मनाने का घोषणा कर दिया जाता है। ठीक है? 1931 में कराची सेशन होता है, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिड करते हैं। इसका जो मेन था, ये सेशन फेमस था, गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि गांधी may die बट गांधीज़्म विल ऑलवेज़ बी अलाइव फॉरएवर। तो इसका इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हम लगे रहो मुन्ना भाई जो आप कह सकते हैं। तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे आप गांधीज़्म को एडॉप्ट करके भी बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हो। इसके बाद 1937 में फैज़पुर सेशन होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसको जवाहरलाल नेहरू प्रेसाइड करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट सेशन व्हिच इज़ हेल्ड इन ए विलेज। ये पहला सेशन था जो कि कंप्लीट विलेज में हेल्ड किया जा रहा था, इसीलिए। अच्छा, हरिपुरा सेशन 1938 का भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उस समय एक प्रोमिनेंट लीडर थे, वो प्रेसाइड करते हैं इसको। और नेशनल प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन होता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जेएल नेहरू। एससी बोस बनाते हैं जेएल नेहरू को, इसको प्रेसिडेंट इस कमेटी का। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, 1939 में हुआ था क्योंकि 1938 में एससी बोस तो प्रेसिडेंट थे। वापस से एससी बोस को प्रेसिडेंट चुना गया अगेंस्ट पट्टाभी सिद्दारमैया। इनको ये गांधी जी के सपोर्ट से इनको इनको खड़ा किया गया था। क्योंकि 1939 आते-आते गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस वापस से प्रेसिडेंट बने। तो इसीलिए गांधी जी अपने सपोर्टर को खड़ा किया था, बट अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस ने उस इलेक्शन को जीत लिया था और वो बाद में प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस वाज़ द ओनली प्रेसिडेंट हू रिजाइन्ड। तो बाद में इसका जो इस सेशन का जो प्रेसिडेंटशिप करते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं हमारे प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फिर लास्ट सेशन होता है मेरठ सेशन 1946 को जेबी कृपलानी, जो मैंने आपको बताया कि पहले फीमेल सीएम थे सुचित्रा कृपलानी, उनके हस्बैंड थे, ये भी फ्रीडम फाइटर थे। तो ये जो लास्ट सेशन होता है बिफोर इंडिपेंडेंस, उसमें प्रेसिडेंटशिप करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। जैसे आईएनसी का गठन हुआ था, वैसे मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में, 21 साल के बाद। 1885 में आईएनसी का गठन हो जाता है, उसके 21 साल बाद 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और वो करते हैं नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। इसका क्या मेन एम था? टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम राइट्स, कि मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने और उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना पहले इसके मेंबर नहीं थे, वो जॉइन करते हैं 1913 में। और जो नाम पाकिस्तान का नाम आता है, वो चौधरी रहमत अली पहली बार के लिए वो पाकिस्तान वाले टर्म को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या-क्या टाइमलाइन रहा था। एक्चुअली तो आप ऐसे अगर कह दें तो 1915 से स्टार्ट होती है गांधी एरा, तो आप 1915 के बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग उसके पहले के कुछ इवेंट भी देख लेते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है 1905 में। मैंने जैसे कि आपको कहा, लॉर्ड कर्ज़न करते हैं क्या? वो देखते हैं कि बंगाल में जो मेजॉरिटी ऐसे ऐसे कहने को तो एक उपप्रांत था बंगाल, लेकिन यहाँ पे टोटल ऑल इंडिया का पॉपुलेशन का 1/3 लोग बंगाल एरिया में रहते थे। बंगाल, उड़ीसा और बिहार इस एरिया में रहते थे। तो पार्टिकुलरली ये इतना बड़ा एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज़ कंट्रोल करने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर यहाँ पे बंगाल में इकट्ठे होते थे। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए डिवाइड एंड रूल, उनका सिंपल सा पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल। इसीलिए वो बंगाल को 2 हिस्सों में बाँट देते हैं, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। इसी को देखते हुए रवींद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, इस हिंदू-मुस्लिम यूनिटी को ज़िंदा रखने के लिए वो बोलते हैं कि हिंदू-मुस्लिम भाई आपस में राखी बाँधेंगे, टू टाई राखी, टू शो द यूनिटी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। एज़ अ इफेक्ट इसका इ ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, इसके इफेक्ट को लेके इसके इफेक्ट वाइज़ हम क्या करते हैं, बॉयकॉट मूवमेंट का नारा लगाते हैं कलकत्ता सेशन में, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं हम, कि हम सारा कुछ अपने देश का सामान यूज़ करेंगे, कोई भी ब्रिटिश गुड्स यूज़ नहीं करेंगे। 1905 में स्टार्ट हो जाता है। ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया। फिर जैसे कि मैंने बताया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है 1906 में। 1906 में कलकत्ता सेशन में स्वराज को एडॉप्ट किया जाता है। पहली बार स्वराज टर्म को एक कॉमन गोल के अंडर, एक कॉमन लीडरशिप के अंडर स्वराज को एडॉप्ट किया जाता है। 1907 में फिर होता है सूरत स्वीप, जैसे कि मैंने बताया आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 2 पार्ट में आईएनसी बढ़ जाती है। हम लोग डिवाइड हो जाते हैं। अंग्रेज़ों का जो एम था अल्टीमेट हम लोग को डिवाइड करने का, वो धीरे-धीरे उनको सक्सेस होता दिखता है। मुस्लिम ऑलरेडी डिवाइड हो चुके थे। आईएनसी भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है।
फिर 1909 में वो लाते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। तो इस रिफॉर्म ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, क्योंकि ये पहला कम्युनल चीज़ें स्टार्ट होने का भारत में ये पहला आगाज़ था। इसमें क्या बोला जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम को अलग से अपने लीडर चुनने का राइट है, वो अलग से अपने लीडर चुन के मुस्लिम अलग वोट वोट करेंगे। सिंपल सा बात इसमें 1909 में ये कहा गया था। तो ऑब्वियसली इसको आईएनसी प्रोटेस्ट करता है। 1911 में क्या होता है कि बंगाल वाले रीजन में इतना डिस्टर्बेंस होता है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपना जो कैपिटल है उसको कोलकाता टू दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। कोलकाता टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और ये पार्टीशन वाला डिसीजन था उसको भी रिवर्स कर देते हैं। बट इनिशियली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग ने इसको पार्टीशन वाले बंगाल को सपोर्ट किया था, क्योंकि ये जो ईस्ट बंगाल था पर्टिकुलरली वो एरिया, उसमें मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ज़्यादा था, तो मुस्लिम लीग को अपना इंटरेस्ट उसमें दिख रहा था कि हाँ, ये सही हुआ पार्टीशन होके। तो ऑब्वियसली उन्होंने सपोर्ट किया था। 1915 9 जनवरी को गांधी जी रिटर्न बैक करते हैं टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और इसी दिन को आज भी हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो एनआरआई डे कहा जाता है, एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। सेम टाइम में 1914 से 1918 में आपको वर्ल्ड वॉर 1 का भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें 2 साइड रहते हैं, एक है लाइट पावर, एक है सेंट्रल पावर। आप देख पाएँगे लाइट पावर में कौन-कौन थे, फ्रांस, रसिया, इटली, जापान, यूएसए इसको बाद में जॉइन करता है। लेकिन आप कैसे देख पा रहे होंगे, यूएसएसआर जो आज अमेरिका का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है, वो और अमेरिका दोनों तब उस समय एलाइड पावर के तरफ से दोनों साथ में लड़ रहे थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सेंट्रल पावर में कौन-कौन आते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। तो अल्टीमेटली ये जो वर्ल्ड वॉर होता है, अ, इसका जो ट्रीटी ऑफ वर्साइली के साथ इसको खत्म किया जाता है। गांधी जो वापस आते हैं 1915 में, वो पॉलिटिकल उनके गुरु रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनके पास वो जाते हैं, उनके उनके साथ मतामत करने के बाद वो 1916 से एक ऑल इंडिया टूर करते हैं। वो एक्टिवली कोई किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो 1 साल बस घूम के देखते हैं, इंडिया का ज्योग्राफिकल कंडीशन, इनका कल्चरल कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। सेम टाइमलाइन में 1915 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक इन पुणे, और एनिमेशन स्टार्ट करते हैं इन मद्रास। मद्रास के एनिमेशन के बहुत सारे ब्रांचेस इसके खुलते हैं होम रूल मूवमेंट के। बाल गंगाधर तिलक का और क्या-क्या कंट्रीब्यूशन है, ये गणपति फेस्टिवल भी स्टार्ट करते हैं, ये गीता रहस्य लिखते हैं, केसरी और मराठा 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं। केसरी वाज़ इन मराठा लैंग्वेज एंड मराठा इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, और वो कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि वो फॉलो करते थे एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, तो इसीलिए वो कहते हैं स्वराज इज़ माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके ही रहूँगा। 1913 में गद्दर पार्टी का और एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है सैन फ्रांसिस्को में। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम फाइट था, ये बस इंडिया में सीमित नहीं था। इंडियंस जो बाहर भी थे, जो एनआरआई थे, वो भी अपने लोकल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज़ करने का, फ्रीडम फाइट करने का कोशिश कर रहे थे। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना स्टार्ट करते हैं गद्दर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन 1913। फिर 1916 आते-आते लखनऊ पैक्ट का साइन हो जाता है। मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले सेशंस में बताया कि तब तक 1916 आते-आते सबको समझ आ चुका था कि अगर फ्रीडम चाहिए तो सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आईएनसी में यूनाइट होते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं। मुस्लिम लीग और आईएनसी हिंदू-मुस्लिम यूनिटी दिखाते हुए वो लोग भी साथ में आके फाइट करने का डिसीजन लेते हैं। 1907 में चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। होता क्या है, राजकुमार शुक्ला एक व्यक्तित्व हैं, वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं। चंपारण जो बिहार का एक गाँव है, वहाँ पे चलता है 3 कट्टे सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि आपको 1/3 में, मैंने जैसे पहले पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इंडिगो का खेती करने से ब्रिटिशर्स को बहुत ही मुनाफ़ा हो रहा था, तो इसीलिए 1/3 लैंड में वो कंपल्सरी इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में ये चंपारण सत्याग्रह शुरू किया जाता है। गांधी जी इसको लीडरशिप करते हैं, एंड इट वाज़ टर्म्ड एज़ द फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। फिर 1918 में शुरू होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। एक्चुअली होता क्या है कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ होता है। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म ही हुआ होता है। उस समय जेहेतु अंग्रेज़ों ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खूब एक अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए ये अहमदाबाद मिल मिल में जो पेमेंट ऑफ वेजेस है, उसको ड्यू कर देते हैं। कोई इंक्रीमेंट नहीं देते हैं। पुराना बकाया भी उनके पास रहता है। तो उसके अगेंस्ट में फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं गांधी, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। 35% हाइक भी मिलता है वहाँ के स्ट्राइक किया था जिन्होंने, जो वर्कर्स हैं उनका वहाँ पे, उनको 35% का हाइक मिलता है, और पुराना जो वेजेस है वो भी मिलता है। उसके बाद शुरू होता है खेड़ा सत्याग्रह एट 1918। इसमें क्या होता है, अहमदाबाद गुजरात में क्रॉप फेलियर होता है। उस समय भुखमरी के कारण क्रॉप फेलियर भी होता है, और इनका डिमांड था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिमांड होता है कि रेवेन्यू हमको उतना ही चाहिए जो हम लोग पहले लिया करते थे।
वो क्रॉप फेलियर वाली चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका लीडरशिप करते हैं। गांधी जी भी इनको सपोर्ट करते हैं और खेड़ा सत्याग्रह भी सक्सेसफुल रहता है और कोई रेवेन्यू नहीं देना पड़ता किसानों को। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के इतिहास का सबसे काला कानून रॉलेट एक्ट को पास करती है। ये अनआर्चियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट होता है, जिसके अंदर क्या कहा जाता है, नो दलील, नो वकील, नो अपील। मतलब अगर आप कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी करते हुए पकड़े जाएँगे, तो आपका ना कोई दलील सुना जाएगा, ना आपके लिए कोई वकील दिया जाएगा, ना आपकी कोई अपील सुनी जाएगी, आपको सीधा 2 साल के लिए जेल हो जाएगी। और इसी को एनकाउंटर करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। इसी रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट अप्रैल 1999 में एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है अमृतसर, पंजाब में। यहाँ पे जो प्रोटेस्टर होते हैं, उनके ऊपर बुलेट फायर किया जाता है इन द लीडरशिप ऑफ ब्रिटिश जनरल ई.एम. डायर। और इसी घिनौने हत्याकांड को देखते हुए गांधी जी अपने केसरी हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड अवार्ड को वापस कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड दे आर वेरी अपसेट अबाउट द इंसिडेंट। इसके बाद हंटर कमीशन बनाया जाता है इस जलियांवाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आपको बाद में पता होगा कि जनरल ओ डायर जो है इस जलियांवाला बाग मैसेकर का प्रशंसा में कुछ बातें करते हैं। इसीलिए उधम सिंह 1940 में एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, उधम सिंह, जाके इनको इनकी ही ज़मीन पे मार के आते हैं उधम सिंह। उधम सिंह, दिस वाज़ द रिवेंज ही टूक। ओके, तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद गांधी जी वो अपोज़ करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसके अगेंस्ट में गांधी जी लॉन्च कर देते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कि हम तो आपकी हुकूमत करने में कोई सहायता नहीं करेंगे। उसके बाद गांधी जी उसी सेम टाइम फ्रेम में खिलाफत विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों स्टार्ट करते हैं क्योंकि तुर्की में जो खलीफा थे, उनको हटा दिया गया था। उनको इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की तुर्की ब्रिटिश के अगेंस्ट में था। तो इसीलिए ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 में जीतने के बाद तुर्की को तुर्की के जो खलीफा थे उनका पोस्ट को खत्म कर दिया था। और इसीलिए सारे मुस्लिम समुदाय जो भारत में थे, उन्होंने एक साथ मिलके इसी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन का स्टार्ट किया था। और गांधी जी भी इधर से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कर रहे थे और वहाँ से हमारे मुस्लिम भाई खिलाफत विद्रोह कर रहे थे। तो गांधी जी ने एक स्मार्ट मूव लेते हुए दोनों को कोलैज किया, दोनों को कंबाइन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो मास लेवल पे आए। तो इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत विद्रोह में मुस्लिम्स का नेतृत्व भी किया था। उन्होंने उनको खिलाफत कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया, ताकि ये आंदोलन कुछ मास इम्पैक्ट ला पाए। लेकिन ये आंदोलन पूरा हो पाता उससे पहले ही गांधी जी ने इसको विथड्रॉ कर दिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, क्योंकि 5 फरवरी 1922 में यूपी में एक चौरी चौरा करके गाँव था, उसमें जो लोग थे, वो लोग उत्तेजित होके उस चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन पे आग लगा देते हैं, जिसके बदौलत जिसके लिए 22 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। इसीलिए गांधी जी बहुत दुःख में आके उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को हटा दिया। लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इतना मास लेवल पे पहुँच चुका था और अचानक से इसको विथड्रॉ कर देना बहुत सारे कांग्रेस के खुद के लीडर्स को पसंद नहीं आया, गांधी जी का ये डिसीजन। इसीलिए उस समय जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और एन.सी. केलकर, इन्होंने अलग अपनी एक पार्टी बना दी, आईएनसी से अलग होके। इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, क्योंकि गांधी जी का ये अचानक से विथड्रॉ करने वाला डिसीजन उनको पसंद नहीं आया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। इसीलिए इस पार्टी का स्वराज पार्टी जो बना, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कांग्रेस खिलाफत पार्टी था, जो कि कांग्रेस को ही खिलाफ कर रहा था। इसके बाद हम पंजाब वाले रीजन में अगर देखेंगे, पंजाब वाले रीजन में उस समय शुरू हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ये जिसको जिसको बनाया था सत्येंद्र नाथ सान्याल ने। बाद में इसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी जुड़े थे, राम प्रसाद बिस्मिल इसमें जुड़े थे, यही राम प्रसाद बिस्मिल। तो एचआरए ने क्या किया, उस समय काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट को अंजाम दिया। काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट क्या है? 1925 में काकोरी में एक ट्रेन रॉबरी हुई, जिसमें असला बारूद जो भी अंग्रेजों का जा रहा था, उसको लूट लिया गया। तो इसको जो अंजाम दिया वो राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, इन दोनों ने मिलके इसको अंजाम दिया, और दोनों पकड़े भी गए बाद में, और बोथ वे हैंग्ड टू डेथ। उसके बाद एक प्रोमिनेंट लीडर, एक जवान लीडर का स्थान होता है पंजाब वाले एरिया में, उनका नाम था सरदार भगत सिंह। उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया, भारत नौजन समाज सभा, 1926 में भारत नौजन सभा। अ, भगत सिंह बाद में बहुत सारे बड़े कारनामे भी कर गए, वो हम बाद में आपको बताएँगे। 26 के बाद 1927 में सिवन कमीशन इंडिया आया। सिवन कमीशन का मेनली टारगेट क्या था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इतना इतना सब संघर्ष, इतना कुछ क्यों हो रहा है, वो लोग ये जानने के लिए भी आए थे कि अचानक से इतना डिस्टर्बेंस इंडियन कॉन्टिनेंट में क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या ला सकते हैं कि इंडिया को कंट्रोल में रखा जाए, उसके ऊपर भी लाए थे। 7 मेंबर थे, लेकिन कोई इंडियन नहीं था, ऑल आर व्हाइट्स, सारे
व्हाइट मेंबर्स थे इसके। कोई इंडियन नहीं था, इसलिए ऑब्वियसली आईएनसी ने इसको रिजेक्ट किया और शेमन कमीशन के अगेंस्ट में लाला लाजपत राय एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में और वहीं लाठीचार्ज के लिए उनकी हत्या हो उनका डेथ हो गया वहाँ पे, उनकी हत्या कर दी गई लाठीचार्ज करके। तो इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 1928 में जो उनके ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे 1928 में सॉन्डर्स उनको हत्या कर दिया। इसमें भगत सिंह ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया था। 1928 में फिर एचएसआरए भी बनी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्योंकि एचआरए के जो मेंबर थे काकोरी ट्रेन इंसिडेंट के बाद मैक्सिमम लोग ऑलरेडी उनको बंदी बनाया जा चुका था अंग्रेज लोग के द्वारा। तो इसीलिए इसके बाद एचआरए को ही रिफॉर्म करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसके कमांडर थे चंद्रशेखर आजाद। यही बाद में यही एचएसआरए के मेंबर्स ने दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग को भी अंजाम दिया। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त मिल के ये दोनों थे एचएसआर के मेंबर थे। दोनों ने मिल के दिल्ली असेंबली में बॉम्बिंग किया गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। एक्चुअली वो बहुत ही हार्मलेस था, उससे कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ नहीं। बट भगत सिंह का जो स्टेटमेंट था, वो ये बॉम्बिंग का एक्चुअल उनका इंटेंशन ये था, द इंटेंशन इज़ नॉट टू हार्म एनीवन बट टू मेक द डिफ हियर। वो चाहते थे कि अंग्रेज उनकी बात सुने, उनके कानों तक ये भगत सिंह का ये बात पहुँचे, इसीलिए उन्होंने ये दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग किया था। बाद में दोनों ने सरेंडर भी कर देते हैं, फिर भगत सिंह को फांसी भी हो जाती है। तो बहुत ही दुखद अंत रहा इस चीज़ों का। तो साथ ही साथ इस बंगाल वाले प्रांत में चिटागोंग आर्मरी रेड होता है 1930 में मास्टर दास सूर्य सेन के नेतृत्व में। तो इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत रहता है। चिटागंग जो आज का बांग्लादेश में है, बांग्लादेश देश में है वहाँ पे, और उसमें क्या किया जाता है कि वही असला बारूद से भरा हुआ एक आर्मरी को रेड कर दिया जाता है। सूर्य सेन उनके साथ बीना घोष भी फीमेल पार्टिसिपेशन था, उनके उनके कुछ सहकर्मी भी थे। तो सब मिल के ये चिटागंग जो आर्मरी है, उसको लूट लिया जाता है। फिर थोड़ा बैक आ जाता है नेहरू कमिटी रिपोर्ट, क्योंकि जो जब साइमन कमीशन आया था, तो नेहरू ने इसका विरोध किया था। तो साइमन कमीशन ने कहा था कि अगर आप इतना ही विरोध कर रहे हैं, तो आप अपना संविधान खुद ही बना लीजिए। तो इसको एक एक चैलेंज मानते हुए नेहरू नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने विथ टेक बहादुर सप्रू उनके साथ मिलके एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसको अब आज हम कहते हैं नेहरू कमिटी रिपोर्ट। नेहरू को अपने अपना रिपोर्ट को ब्रिटिशर्स के सामने पेश किया था, लेकिन जिन्ना को ये रिपोर्ट पसंद नहीं आया था, तो इसीलिए जिन्ना ने इसको रिजेक्ट किया था और वो जिन्ना ने फिर अपना 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना बना के दिया था फ्रॉम मुस्लिम लीग साइड। तो ये हुआ था। फिर ये आते-आते लाहौर सेशन हुआ था, ये कि जो कि बहुत ही वाइटल है लाहौर सेशन, क्योंकि आज जो उस समय के प्रेसिडेंट लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू, उसमें पूर्ण स्वराज को एज़ ए गोल डिसाइड कर दिया था। अभी तक हम लोग डोमिनियन स्टेटस से भी खुश थे। हम लोग चाहते थे कि आप सेंट्रल में ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे, लेकिन हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दिया जाए। लेकिन 1929 आते-आते ये डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट करके हम लोग समझ चुके थे कि अब जो गोल होगा हमारा वो है पूर्ण स्वराज। उसी दिन डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1931 को डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड एज़ इंडिपेंडेंस डे, और उसी सभा में डिसेंबर 31, 1929 को ट्राई कलर फ्लैग को पहली बार के लिए अनफ्लैट किया गया था। उसके बाद 1928 में एक बारडोली सत्याग्रह भी होता है। उसमें क्या होता है कि बारडोली जो स्थान है वहाँ पे 22% का टैक्स हाइक। Thank you for watching. Please subscribe and press the bell icon for latest updates.